बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जब भी मेमोरी की बात आए तो आपने क्या सोचना है, किस बारे में ख्याल आना चाहिए। भाई रैम के बारे में ख्याल आना चाहिए या टेम्पररी मेमोरी के बारे में ख्याल आना चाहिए। अक्सर जब भी मेमोरी की बात आती है तो हमारा ध्यान जो है परमानेंट स्टोरेज पे जाता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक है आज का प्रोसेसिंग, तो सीपीयू तो मस्ट है। तो इसमें बस हमने सिर्फ ये देखना है, हमने इसमें कोर और बिल्कुल भी उसमें नहीं जाना। बस हमने सिर्फ ये देखना है कि सीपीयू वर्क कैसे करता है, सीपीयू के एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं और सीपीयू क्या है। बेसिकली जो सीपीयू है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। हम पूरे के पूरे केस को एक्चुअली सीपीयू कह रहे होते हैं। वो हमारा एक केस होता है जिसमें मदरबोर्ड, बाकी सारे पार्ट्स जो है वो उसमें लगे होते हैं। बट सीपीयू जो है एक चिप होती है, जो कि आपको ये अभी नजर आ रही है जिसमें कोर टू डू लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली प्रोसेसर है, ये छोटी सी चिप, सारा काम इसी का है। ठीक है, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। और सो a processor or central processing unit CPU is an electronic circuit that can execute computer programs। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं, बेसिकली वो एग्जीक्यूशन ये करवाता है कौन, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन कराने के काम आता है। ओके, अच्छा, और ये क्या क्या हैंडल करता है, तकरीबन सारी मैनेजमेंट जो फंक्शंस हैं तकरीबन सिस्टम के वो सारे कंप्यूटर प्रोसेसर ही मैनेज करता है। ओके, जो कि आपको ये पिक्चर नजर आ रही है। ओके, अब इसका काम क्या है, इसका दो काम है, एक तो फेच और डिकोड। फेचिंग कहते हैं ड्यूरिंग द फेच स्टेप द प्रोसेसर रिट्राइव्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। प्रोसेसर क्या करता है, मेमोरी से प्रोग्राम्स को रिट्राइव करता है। ठीक है, जिसको कहते हैं फेचिंग। फिर डिकोड क्या कहता है, द इंस्ट्रक्शन इज ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स। जो इंस्ट्रक्शंस हैं फिर उनको पार्ट्स में, एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पर अब रैम का और उसका प्रोसेसर का वो काम होता है। पहले जो भी डेटा आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा। अब रैम की भी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे रैम की। तो फॉर सपोज हम अभी कोई गेम खेलें या कोई प्लेयर जो है वो रनिंग में है, जब वो रनिंग में है तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, तो वो किस जगह पे स्टोर होता है, वो फिलहाल रैम में। जब तक वो रनिंग में है तब तक वो रैम में स्टोर है। रैम के बाद वो एग्जीक्यूट होके प्रोसेसर से गुजरता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस ये चलता रहता है। ओके, तो अब इसमें दो वर्जन आते हैं, एक 32 और 64 बिट इसके प्रोसेसर के ना। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट के, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये तीन इसके यूनिट हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम सा है, ये वाला इनपुट। आप कोई भी इनपुट देंगे, अब वो इनपुट बेसिकली चेक होगा कि वो इनपुट किस टाइप का है। अगर उस इनपुट में कोई लॉजिकल ऑपरेशन यूज हुई है या अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज हुई है तो वो ALU वाले हिस्से में जाएगा, CPU के हिस्से में जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। ठीक है, देन अब अगर उसके दौरान आपने कोई और इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो वो फिलहाल इंस्ट्रक्शन कहाँ रुकी रहेगी, मेमोरी यूनिट में रुकी रहेगी। एक इंस्ट्रक्शन पर जब तक काम होगा दूसरी इंस्ट्रक्शन, अच्छा कभी भी कंप्यूटर साइमल्टेनियसली काम नहीं करता। एक्चुअली ये हमारा नजर का धोखा है, इलिस्ट्रेशन है, इल्यूजन। असल में काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं, बट इतनी फास्ट होते हैं कि हमें ये पता लगता है कि भाई दोनों सेम ही टाइम में हो गए, बट ऐसा होता नहीं है। तो अर्थमेटिक लॉजिक क्या करता है, इट कैरीज द लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑफ एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन और एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, जितनी भी टाइप की कैलकुलेशन होगी ना वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की तरफ से गुजरेगी। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैनेजेस द फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर्स का क्या काम है, इट इज वेरी फास्ट टेम्पररी स्टोरेज लोकेशंस व्हिच होल्ड डेटा बीइंग प्रोसेस्ड, इंस्ट्रक्शंस being executed and address of the memory location to be accessed। ये किसका काम है भाई, ये मेमोरी यूनिट का काम है। सो ये चार जो पॉइंट्स थे सिस्टम के, लाइक इसके कंप्यूटर प्रोसेस के। इसके अलावा एक और भी, ये तो इंटेल का है आपको जो दिख रहा है, इसके अलावा एक और भी कंप्यूटर का प्रोसेसर आता है AMD एथलॉन।
ठीक है, तो ये दो ब्रांड हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, एक इंटेल और उसके अलावा AMD एथलॉन। तो अब कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा ही इसमें प्रोसेसर फ्लेवर्स आते हैं, जैसे 32 बिट, 64 बिट, कोर, सिंगल कोर, ड्यूअल कोर, मल्टी कोर। तो ये जो है हम A+ में ही डिस्कस करेंगे जब A+ की वीडियो लेक्चर्स आएंगे। तो फिलहाल हमने थोड़ा बहुत ये समझा कि CPU क्या है और ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा आते हैं मेमोरी की तरफ। अब मेमोरी यूनिट क्या है? बेसिकली जहां पर डेटा स्टोर है, बट कौन सा डेटा? जैसे मैंने बात की वो टेम्पररी डेटा। अब जैसा कि अभी हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा कि जब तक एक चीज प्रोसेस हो रही है तो दूसरी चीज उस फास्ट टेम्पररी मेमोरी में जो है वो स्टोर होगी। ठीक है, इस तरीके से मेमोरी या फिर रैम भी प्रोसेसर के ही काम आती है, मीन प्रोसेसर का काम आसान करने के लिए एक तरह से अगर कहा जाए तो। आपका एक डेटा जो है प्रोसेस हो रहा है, तब तक दूसरा डेटा जो है वो वेटिंग में है, तो वो वेटिंग में कहाँ है? मेमोरी में। ठीक है, तो वैसे तो दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं, एक रैम और रोम। रोम जो है वो फिर अलग चीज़ है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है स्टोरेज में, वो स्टोरेज वाला वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पर हम रैम को डिस्कस करेंगे। बेसिकली रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये मेन मेमोरी भी कही जाती है कंप्यूटर की। काम क्या है भाई? इट इज यूज्ड फॉर होल्ड डेटा, इट हैज टेम्पररी स्टोरेज एरिया। ठीक है, वैसे तो 4 GB का, 16 GB का भी रैम आता है, बट ये सिर्फ टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए है। यस, लेकिन जो हार्ड ड्राइव है वो परमानेंट स्टोरेज ड्राइव है। ठीक है, इट इज यूज फॉर रनिंग द डेटा, जो वही एग्जीक्यूशन या रनिंग के लिए ही काम आता है। आल्सो कार्ड प्राइमरी मेमोरी, उसको जो है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। हार्ड ड्राइव को जो परमानेंट स्टोरेज हो उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और जो टेम्पररी स्टोरेज हो उसको प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और सिस्टम को सपोर्ट करता है ऑफकोर्स। इसके अलावा इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो इसके डीप डाइव हम जाएंगे नहीं, तो मैं ज़रा इसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक A+ के हैं, तो सिर्फ हमने ये समझना है इनका काम क्या है। ठीक है, तो ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है बेसिकली रैम की पिक्चर है। हम जो रैम्स यूज़ करते हैं वो DRAM यूज़ करते हैं, डायनेमिक रैम। अब रैम का पता कैसे चले कि हमारे पास कौन सी रैम है या कौन सा प्रोसेसर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो किस्म की रैम है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। पहले स्टैटिक्स यूज होती थी, बट अब नहीं होती, अब होती हैं डायनेमिक रैम, जैसे DDR1, DDR2। ये रैम स्लॉट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये रही, ये ब्लू कलर की। ये बेसिकली मदरबोर्ड की पिक्चर है, जहाँ पर हम रैम को या और ये CPU की प्लेस करने की जगह है, CPU सॉकेट। यहाँ पर हम CPU इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर हम रैम। तो अभी मैं जाके आपको ये बताता हूँ कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे पास कौन सी रैम लगी हुई है सिस्टम में। ठीक है, और कौन सा प्रोसेसर है और इसको चेक कैसे किया जाता है। आप माय कंप्यूटर पे आएंगे और प्रॉपर्टीज करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखें, फिलहाल हमारे पास 12 GB रैम है और सिस्टम टाइप कौन सा है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये 64 बेस्ड प्रोसेसर है, और कौन सा है? 2.40 GHz, मतलब ये एस्टिमेटली 2 billion 40 million या समथिंग दैट पर मिलियन गीगाहर्ट्ज पर साइकिल ये इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करता है, इतनी स्पीड है। कोर i3, ठीक है, मतलब इसमें 3 कोर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको कोर्स के बारे में भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर 64 बिट, और मतलब इसका ये कि यहाँ पर जो भी डेटा एग्जीक्यूशन के लिए आएगी वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो तकरीबन सारी रैम में स्टोर हो सकती है, देन डायरेक्ट फिर जो है वो एग्जीक्यूशन से हार्ड ड्राइव में निकल के प्रोसेस होगी। ठीक है, बहुत ही फास्ट है सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा हम रैम चेक करते हैं कि हमारे किस टाइप की रैम लगी हुई है, तो वो आप टास्क मैनेजर से यहाँ पर से आके कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, यहाँ परफॉर्मेंस में पता लग रहा है कि हमारे पास जो है वो 3 कैशेज हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये आपको ज़रा चेक करना होगा जब भी आप सिस्टम खरीदने जाएं, तो अगर उनमें ये 3 लेवल्स लगी हैं, ये मौजूद हैं, तो मतलब सिस्टम जो है वो आपका बहुत ही फास्ट होने वाला है। कभी कभार ये नहीं होती। ठीक है, तो CPU यहाँ पर देखें हमारा वर्किंग में है। अब आते हैं मेमोरी की तरफ। तो मेमोरी जो है हमारे पास 12.0 GB है, जो कि DDR3 है। हमारे पास कौन सा GB रैम है और कौन सा वाला है? DDR3। ठीक है,
और इसका फॉर्म फैक्टर कौन सा है, सोडियम, ठीक है। सिंगल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये किस टाइप्स होते हैं, जैसे डायनेमिक अभी हमने देखा, बेसिकली वैसे होता है डिम, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। बट जो लैपटॉप में, क्योंकि हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो जो लैपटॉप में रैम यूज़ होता है वो सोडियम, ठीक है। तो मतलब ये कि सिंगल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का मतलब होता है कि दोनों साइड से की चिप लगी हैं। वो बहरहाल आप A+ में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो फिलहाल आपने आज हमने ये समझा कि बेसिकली जो सिस्टम है या जो CPU है वो प्रोसेस कैसे करता है, ठीक है। और रैम क्या है, हमने ये देखा, रैम एक प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। और CPU जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। CPU क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो डेटा की एग्जीक्यूशन के लिए, डेटा की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है हमारे प्रोग्राम को। अभी देखें ये जो रनिंग में है टास्क मैनेजर, तो ये एक प्रोग्राम है, तो ये फिलहाल कहाँ पर रनिंग में है, मेमोरी में ना, रैम में। तो रैम ने इसको टेम्पररी होल्ड करके रखा है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब ये रैम से गायब। अब कोई और मैं चीज़ चला रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये बुक ओपन कर दी, ठीक है। तो अभी ये जो ब्राउज़र या PDF एडिटर, PDF व्यूअर जो ओपन हुआ है, तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि कहाँ पर है, रैम में स्टोर्ड है, और CPU जो है इसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपने ये समझ लिया कि CPU कैसे वर्क करता है और मेमोरी क्या है, रैम क्या है। उसके अलावा थोड़ा सा हार्डवेयर के लिए देख लेते थे, हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है सिस्टम में। आप कैसे हार्डवेयर मालूम कर सकते हैं बिना जो है इनर पार्ट्स को देखते हुए, आप यहाँ पर से भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा डेस्कटॉप है सिस्टम। ऑडियो हमारे पास बेसिक, यहाँ पर माइक, फ्रंट में एक माइक लगा हुआ है जहाँ पर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके अलावा एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी अडाप्टर, ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है। उसके अलावा कैमरा है, वेबकैम, यहाँ पर देखें, ठीक है। तो सिस्टम है हमारे पास 64 बेस्ड। डिस्क ड्राइव हमारे पास देखते हैं, ये देखिए हमारे पास डिस्क ड्राइव है, कौन सी है वो भी हमें पता लग रहा है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा मालूम हो जाएगा। तो ये किसकी मालूमात है, बेसिकली हार्ड ड्राइव की, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर से आप इनके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये क्या है, WD एलिमेंट्स, ये जो हमने हार्ड ड्राइव कनेक्ट की हुई है एक्सटर्नल, तो ये उसके, तो मुझे मीन्स यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसकी, हार्डवेयर। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले एडाप्टर कौन से लगे हुए हैं, इंटेल के 4000 ग्राफिक्स लगे हुए हैं यहाँ पर इसके डिफ़ॉल्ट। उसके अलावा DVD हमारे पास है यहाँ पर, DVD RW, ठीक है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, ठीक है, IDE, यहाँ पर कौन सा चिपसेट कौन सा है हमारे पास, केबलिंग कौन सी हुई है यहाँ पर, कीबोर्ड, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस, हमारे पास माउस नहीं है, टच पैड है, मॉनिटर, इस तकरीबन देखिए सारा। और प्रोसेसर कौन सा है, कौन सी जनरेशन का है, अगर आपको ये मालूम करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर डिटेल्स, इवेंट्स, ये देखिए, ओके। तो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम डिवाइस में जब आएंगे तो यहाँ पर कोई चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन का है। तो यहाँ पर देखें कौन सी जनरेशन का है, 3rd जनरेशन कोर प्रोसेसर। अब पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि प्रोसेसर्स जो होते हैं, कोर i3, कोर i5, कोर i7, इन्हीं में ही जनरेशन्स होती है। कोर टू डू या क्वाड में जनरेशन्स नहीं होती। तो अगर जनरेशन्स आपको मालूम करनी हो तो आप कैसे करेंगे, सिस्टम डिवाइस में आएंगे, उनको क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सा प्रोसेसर है या किस जनरेशन का प्रोसेसर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।